वैसे ये मेरा पर्सनली मानना है कि टेलीविजन की बहुओं को कोई प्रोफेशन देना ही नहीं चाहिए एक्सेप्ट फॉर जासूसी, क्योंकि घूम फिर के चाहे ये लाइफ में जो भी इनकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज हो, करनी तो बेचारी को जासूसी ही पड़ती है। अब डॉक्टर आरंभी को ही ले लीजिए, हैं ये पेशे से डॉक्टर, लेकिन आज तक एक केस तक इन्होंने नहीं अपना सॉल्व किया है, एक मरीज का फुल्ली इलाज नहीं किया है, क्योंकि बीच बीच में जासूसी जो करनी पड़ती है। पिछले कई दिनों से आप आरंभी को देख रहे होंगे कि वो अस्पताल के इसी कॉरिडोर में फंसी रहती है। अब जबकि वो डॉक्टर बन गई है, उसे मरीजों का इलाज करना चाहिए, लेकिन वो अपने पचड़ों से ही नहीं निकल पा रही है। अब एक तरफ उसका बेटा किडनैप हो गया है तो दूसरी तरफ आंटी जी की सर्जरी करनी है। अवंतिका और विश्वास ब्लैकमेल कर रहे हैं आरंभी को। अब अवंतिका मौका ढूंढ रही है कि कैसे आरंभी को फेल डॉक्टर साबित करे। वो जानती है कि इस वक्त आरंभी परेशान है अपने बेटे को लेकर, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे वो सर्जरी कर सकती है। लेकिन अवंतिका चाहती है कि वो सर्जरी करे ताकि उससे कुछ गलती हो। मेरा पीए कुलदीप आके कहता है कि ये सर्जरी आज नहीं होगी, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, ये होगी और डॉक्टर आरंभी ही करेगी। और मतलब आई हैव फुल फेथ इन हर, और मैं उसे बोलती हूँ कि चलो। बट उसके दिमाग में कुछ परेशानी चल रही है, मैं पूछती भी हूँ, वो असमंजस में है, कैसे बताए, क्योंकि डॉक्टर अवंतिका उसके पीछे हाथ धो के पड़ी है कि इसको किसी तरह से लेट डाउन करना है। अब यहाँ पर जो दादी जी हैं वो आरंभी पर भरोसा करती हैं, अपनी सर्जरी वो आरंभी से ही करवाएंगी। अब आज सर्जरी नहीं हो सकती है, ये बात कैसे कहे आरंभी। तो आरंभी ने दादी को एक खत लिख दिया है और खत में अपनी प्रॉब्लम्स भी। अब बस टेंशन की बात ये है कि आरंभी को इस कॉरिडोर से निकलना चाहिए ताकि वो अपने बच्चे को ढूंढ सके, और हम जानते हैं कि आरंभी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लास्ट में फिर जैसे ही अवंतिका को कोई फ़ोन आता है और कुलदीप भी कोई फ़ोन कर कोई आ जाता है उसको, तो वो अटेंड करने चला जाता है। तो फिर वो मुझे एक स्लिप में लिख के देती है जिसमें मैं पढ़ लेती हूँ कि ये आपकी जान को खतरा और मेरे बेटे को भी किडनैप किया है, तो आप प्लीज़ मत करवाइए, मतलब बचने की कोशिश कीजिए। तो बस इसके बाद आगे जो होगा वो आप देखेंगे ही। एक बार बस उसे उसका बेटा मिल जाए, फिर दादी क्या, दादी की जैसे और भी पेशेंट्स की वो सर्जरी अच्छे से करेगी। अवंतिका और विश्वास को ये दिखा देना कि आप उनसे तो आगे ही हैं। फिर मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इट्स ऑलमोस्ट द वीकेंड एंड अगर आप सोच रहे हैं कि इस वीकेंड ओटीटी पर क्या देखा जाए, तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि भाई यू कैन डेफिनेटली वेट फॉर द सिस्टम टू कम इन प्लेस। अरे बाबा, कोई इधर उधर का सिस्टम नहीं, मैं Amazon प्राइम पर सोनाक्षी सिन्हा और ज्योतिका के नए कंटेंट सिस्टम की बात कर रही हूँ। तो इससे पहले कि ये आए और आप और हम इसका आनंद ले, मतलब कंटेंट का, पहले भाई स्टारकास्ट से मुलाकात तो बनती है ना। पर ज्योतिका जी बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। हाँ, मैं थोड़ी लाउड हूँ। तारिका हमेशा प्लानिंग के साथ चलती है
और आज मैं ऐसे मुकाम पे पहुंची हूँ जहाँ पर मैं सिर्फ वही काम करती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। कोई हीरो से तो नहीं पूछता हीरोइन के बारे में, ऐसे तो हीरो हीरो होता है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड वो वाले टाइम में फंसे ना, क्योंकि वो सारी पिक्चरें देखी हमने। मैं जहाँ पर हूँ बहुत खुश हूँ और मैं अच्छी नींद सोती हूँ रात को। मैंने तो जब आप लोगों को दोनों को साथ में देखा तो दोनों की पर्सनालिटी इतनी मैच करती है, ऐसा लगता है कि सिस्टर्स वाला है ऐसा। हमें भी वही लगता है। बट साथ में काम करके कहीं से ये ऐसा लगा कि कोई तो चीज थी, कुछ कनेक्शन था कि दोनों साथ में आ गए। जो भी कनेक्शन था अच्छा ही हुआ कि हम आ गए साथ में। पर्सनालिटी वाइज मतलब हमारे वैल्यूज बहुत सिमिलर है। बट ज्योतिका जी बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, मैं थोड़ी लाउड हूँ। बट एक्चुअली हम इवन सेट पर हमारे वर्क एथिक, हम जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह के आई थिंक परफॉर्मर्स भी है, बहुत सिमिलैरिटी थी हम दोनों में। हम बात करें सिस्टम की, तो हम जिस भी फील्ड में काम करें वहाँ का एक सिस्टम होता है, और आप दोनों तो एक ही प्लेटफॉर्म पर काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी किसी को ऐसा लगा कि सिस्टम आपके लिए अलग है या आपके लिए अलग है, ऐसा कभी महसूस हुआ? इस पिक्चर के दौरान तो नहीं। एक सिस्टम मतलब हम लोग सब बहुत मिलजुल कर, मतलब बहुत लाइटली, और ये पिक्चर बहुत जल्दी ख़त्म भी हो गई। और हमारी डायरेक्टर भी क्योंकि वो एक फीमेल डायरेक्टर थी, सब साथ में कमरे में बैठते थे शाम को पैकअप के बाद, लंचेस किए, डिनर्स किए, तो कोई ऐसे ऊंच नीच नहीं थी। आई थिंक जहाँ पर फर्क दिखा वो सिर्फ किरदारों में था। ये जिस बैकग्राउंड से आती है, सारिका का जो कैरेक्टर है किस बैकग्राउंड से आता है, मेरा कैरेक्टर किस बैकग्राउंड से आता है, एक बहुत ही प्रिविलेज बैकग्राउंड से, ये बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। एंड जिस तरह से इन दोनों की दुनिया एक साथ आके टकरा जाती है एक दूसरे से, आई थिंक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। आप लोगों को इस फिल्म के दौरान ऐसा लगा कि सच में इसमें तो हीरो की जरूरत थी ही नहीं, मतलब हम ही लोग काफी है? हमें तो बहुत फिल्मों लगता है, हमारी हर पिक्चर में लगता है, और काफी लोग देखते हैं उसमें भी लगता है अगर हमें लेते तो बेटर करते। नहीं तो बिल्कुल लगता है। आई थिंक हर किरदार किसी ना किसी के लिए तो नहीं यार, बात सही है ना। मतलब क्यों आप कोई हीरो से तो नहीं पूछता हीरोइन के बारे में, ऐसे तो हीरो हीरो होता है। तो इस फिल्म के हीरो तो हम ही हैं। तो आई थिंक हर किरदार किसी ना किसी के लिए लिखा होता है। तो एक सरकारी वकील का किरदार करने के लिए आप खुद कितने सारी धाराएं आपने सोची थी कि देख लूँ जरा क्या होता है, कुछ किताबें पढ़ लूँ? आपका कैसा रहा पूरा वो जर्नी? मैंने किताबें नहीं पढ़ी, अश्विनी मैम ने मुझे बोला था आप यूट्यूब पे ना कोर्ट रूम केसेस जो प्रोसीडिंग्स होते हैं वो निकाल के देख लो। तो मैंने वो बहुत सारी देखी एंड कुछ फीमेल लॉयर्स की देखी, जो नॉर्मल जो प्रोसीडिंग्स होते हैं वो सारे देखे। एंड तब मुझे पता चला हम तो वो लॉयर्स जो फिल्मी लॉयर्स होते हैं, ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड वो वाले टाइम में फंसे ना, क्योंकि वो सारी पिक्चरें देखी हमने। इतना रियलिस्टिक मैंने पहली बार देखा था। इनफैक्ट व्हेन आई सॉ दोस वीडियोस तो मुझे लगा वाह ये तो बहुत ही अच्छा है एंड इट्स सच अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव दैट यू नो शी इज प्रेजेंटेड टू मी। थोड़ा सा फिल्म से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछूंगी कि जब आप दोस्ती करती हैं नेहा से, तो उस वक्त आपके मन में ऐसा कुछ था लेकर किरदार, मतलब ऑन स्क्रीन, कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ या मैं सही कर रही हूँ या ये सही लड़की है? सारिका किस तरीके से आप मैनिपुलेट कर रही हैं, ये क्या दिमाग में चल रहा था? तो सारिका ने तो शुरू से ही, अब कितनी कहानी मैं बता सकती हूँ पता नहीं, पर सारिका हमेशा प्लानिंग के साथ चलती है, तो उसे पता था। पर हमने मैं ये आंसर करूंगी तो कहानी बाहर आ जाएगी, पर इसलिए मैंने थोड़ा सा पर वो हमारी जर्नी में दिखता है कि उसे नेहा बहुत पसंद है, और पर फिर भी गोल तो गोल होता है। अब ये मैं नहीं आंसर करूँगी क्योंकि इसमें कहानी निकल जाएगी इसलिए। सोनाक्षी, आपके लिए एक सवाल है कि इतने टाइम से आप काम कर रही हैं, लेकिन ना मेरा बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर को बहुत, आप टैलेंटेड हैं, आप बहुत खूबसूरत दिखती हैं, आपकी पर्सनालिटी है, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा लगता है कि आपको जहाँ होना चाहिए था, आप क्या खुद से पीछे हैं, आप नहीं आना चाहती हैं, या कोई चीज़ है जो आपको रोकती है कि मैं आराम से करूँगी यार, मुझे वहाँ नहीं जाना, जबकि आप जा सकते हो? देखिए, अगर मैं ना दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने उतरूँ ना तो मैं पागल हो जाऊंगी थोड़ी सी। एंड आई थिंक मैं जहाँ पर हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जो मेरी जर्नी रही है, जो शुरुआत भी हुई थी बहुत अच्छे से हुई थी, मैंने बहुत कुछ सीखा अपने पूरे जर्नी में, आज तक सीख रही हूँ। और आज मैं ऐसे मुकाम पे पहुँची हूँ जहाँ पर मैं सिर्फ वही काम करती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ा सक्सेस हुआ,
you know, तो I don't think I adhere to other people's expectations of me. वो आपका नज़रिया है, आप जैसे मुझे देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं. मैं जहाँ पर हूँ बहुत खुश हूँ और मैं अच्छी नींद सोती हूँ रात को, you know. So I feel that is most important. दहाड़ की बात करूँ तो वन ऑफ द बेस्ट सीरीज, वहाँ पर भी एक फीमेल को इतना अच्छा उन्होंने पोर्ट्रे किया है, दिखाया है. हम वेट करते रह गए और कब आएगा और हम आपको बहुत लेट देख रहे हैं. बट मैं भी वेट कर रही हूँ ऐसे रोल्स के लिए. लेट तो नहीं, मैं शुरुआत बहुत पहले कर दी थी मैंने अकीरा फिल्म से. दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म वेयर आई प्लेड द प्रोटैगनिस्ट. एंड उसके बाद से मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करते आ रही हूँ स्क्रीन पर, या तो वो नूर हो या तो वो खानदानी शफाखाना हो, यू नो मिशन मंगल में भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले किया था. तो ऐसी कई फिल्में मैं करते आ रही हूँ. अगर लोगों को आज नोटिस हो रहा है तो फिर आई मीन आई एम गोइंग एट माई ओन पेस, एंड जब लोगों को नोटिस करना होगा वो करेंगे. एंड मेरी तो कोशिश हमेशा जारी रहेगी कि मैं ऐसे अच्छे कैरेक्टर्स प्ले करूँ. अगर आपको लग रहा है कम हो गया है तो नहीं, मैं वेट कर रही हूँ कि ऐसे अच्छे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स आए और मैं तभी करूँगी. मेकअप आपने सोचा मैं कभी चलो कुछ मेकअप के टिप्स देती हूँ, या आज मैं इनको टिप्स देने वाली बहुत फेमस है, मतलब इनका तो बहुत तो कल ही बोला मैसेज पे कि आई लव दैट रील ऑफ योर्स. और बहुत मतलब नॉट जस्ट मेकअप, स्किन केयर और जो अपना काफी कुछ ध्यान रखना चाहिए जिसको आजकल सेल्फ लव बोलते हैं, बहुत ज़रूरी है. एंड इट्स अमेजिंग ये सब पॉजिटिव चीज़ें शेयर करना. तो मुझे अभी ये टाइम आ गया है कि लेडीज़ अब अपने ऊपर अपना ध्यान दे और अपने बारे में सोचे और अपने आप को हर दिन एटलीस्ट 1 घंटा टाइम दे अपने लिए, चाहे वो स्किन केयर हो, चाहे एक्सरसाइज हो, यू नो, चाहे बस बैठ के बुक भी पढ़े, पर अपने आप को टाइम देना चाहिए. सो आई थिंक बहुत पॉजिटिव इनके रील्स. बाकी पिक्चर की बात है तो इतने ऑपोजिट कैरेक्टर्स थे कि मेकअप शेयर करने का वो यही नहीं आया. नहीं बता सकते. नहीं, लेकिन आपने जो कहा वो भी है कि जब आप मुंह पे नहीं बोल सकते तो मत बोलो, मतलब जरूरत ही नहीं है. और वो चीज भी बहुत ज्यादा पुरानी कहावत है, अगर कुछ अच्छा नहीं है बोलने को तो बोलो ही मत. बेस्ट ऑफ लक के जैसे तो हमने तो देख ली काफी अच्छी, और आप लोगों को भी अच्छे मिलेंगे. पता नहीं आपके करीबी लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, आपने सरप्राइज मोड पे उनको छोड़ा है कि ठीक है आएगी तब देखना, ऐसा है? मैंने अपनी फैमिली के साथ देखी फिल्म एंड आई थिंक दे ऑल हैड वेरी नाइस थिंग्स टू से अबाउट इट. वो एक्चुअली मेरे लिए भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, फैमिली को अच्छा लगना चाहिए. वेरी इम्पोर्टेंट. तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी. चलिए, थैंक यू सो मच. थैंक यू. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. सीरियल मंगल लक्ष्मी में हमारी मंगल देश तो तब बचाएंगी जब पहले घर के पछड़े निपटाएंगी. जी हाँ, देश से पहले तो भाई बेटियां बचाएंगी, तभी तो ये देश आगे बढ़ेगा. यहाँ तो मंगल की बेटी को टॉर्चर किया जा रहा है तो मंगल क्यों बेहोश हो गई? क्या माँ और बेटी ये दोनों की ही जिंदगी में ये सब कुछ सहना लिखा हुआ है? अब मंगल की ये हालत देखकर तो हमें लग रहा है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है. तो आखिर ये क्या है ये माजरा, चलिए आपको बताते हैं. ये मंगल और शुभी यहाँ ईशाना की हल्दी की तैयारियां कर रहे हैं. जरा देखिए तो ये मंगल हल्दी पीस रही है और दूसरी तरफ ईशाना वो आरव को अपने जाल में फंसाने की तैयारी कर रही है ताकि ईशाना के सामने आरव का असली सच लाया जा सके. अब इन दोनों को पता ही नहीं है कि कमरे में ये आरव ईशाना को टॉर्चर कर रहा है. जब ये सब कुछ देखा मंगल ने तो देखिए कैसे वो ईशाना के पास आई. ईशाना के जख्मों पर उसने मरहम तो लगाया, लेकिन इसी के साथ साथ आरव का सच वो ईशाना के सामने भी लेके आई. इस लड़के ने तुझसे कभी प्यार नहीं किया है, सिर्फ तेरा इस्तेमाल कर रहा है.
के लिए। तो आज हम मेरी हल्दी शूट कर रहे हैं एंड मैं अपने कमरे में जाती हूँ आरफ को बुलाने के लिए एंड मैं तब वहाँ देखती हूँ कि वो बियर पी रहा होता है एंड मैं बहुत गुस्सा हो जाती हूँ कि आज हमारी हल्दी है और तुम्हें बियर पीना है आज भी, एंड इसलिए मैं उस पर भड़क जाती हूँ और इस वजह से उसे और गुस्सा आता है और वो हल्दी में वो बियर की बोतल तोड़ के उसके कांच के टुकड़े उस हल्दी में डाल के मिक्स करता है, मेरे हाथ पे एज़ यू कैन सी गिराता है और रब करता है। तो मुझे काफ़ी चोट लग जाती है, खून वून आता है और फिर वो मुझे ज़मीन पे फेंक के चला जाता है और तभी मम्मा आती है एंड देन वो ये सब देखती है, वो मुझे मेरा हाथ क्लीन करती है, मुझे दवाइयाँ लगाती है एंड फिर वो मुझे बताती है कि आरव अच्छा लड़का नहीं है एंड ऑल दैट, एंड फाइनली वो मुझे सबूत दिखा देती है कि आरव मुझ पे चीट कर रहा है। और फिर जब मैं वो देखती हूँ तो मैं मान लेती हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं हैं, अब मेरे पास अब मेरे सामने सबूत है कि आरव अच्छा इंसान नहीं है। तो मैं उस वीडियो को देखती हूँ और बहुत गुस्सा हो जाती हूँ और मैं जाती हूँ आरव के पास कन्फेस करने के लिए। ईशाना का दिल तो आज पूरी तरह से टूट गया है, लेकिन उससे भी ज्यादा परेशान यहाँ पर मंगल है और वो इसीलिए है क्योंकि ईशाना और शुभी दोनों ही खतरे में हैं। जी हाँ, आरव ने ईशाना और शुभी को बंदी बना लिया है और अब अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे मंगल अपनी बेटियों को बचाने के लिए जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए, क्या दिन आ गए हैं देव बाबू, थोड़ा तो आप रियलाइज कीजिए कि आप दुश्मन के खेमे में जाकर बैठे हुए हैं। एक तरफ तो वसुधा किडनैप हो गई है और दूसरी तरफ देव जो है वो दुश्मनों के साथ, मेरा मतलब है करिश्मा के साथ वड़ा पाव पार्टी कर रहा है। हाय, वैसे तो वड़ा पाव पार्टी में मुझे भी बुला लेते तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता, बिकॉज इट इज लाइक माई ऑल टाइम फेवरेट फूड। माय नेम इज़ प्रतीक्षा राय और मैं प्ले कर रही हूँ करिश्मा और ये है सारिका जी और ये है हमारे देव। आज हम स्नैक टाइम पर बैठे हुए हैं। यूजुअली हम साथ में ही खाना खाते हैं, आज सिर्फ हम 4 लोग हैं, ये मैं, मयूर जी और देव। मयूर जी अपने लाइंस कर रहे हैं, आज उनकी बहुत सारी लाइंस है तो ही इज़ बिजी विथ हिज लाइंस। तो आज हम साथ में खा रहे हैं। आज एक्चुअली हम सब डाइट पे हैं और आज वड़ा पाव आ गया है। मुझे तो वड़ा पाव बहुत पसंद है। अभिषेक आया है आज हमारे यहाँ पे नाश्ता करने। अभिषेक सिर्फ केला खा रहा है, क्यों? मैंने लंच लेट किया था इसलिए। वैसे उपमा मुझे बहुत पसंद है पर अभी मेरा मन नहीं है तो इसलिए बनाना खा रहा हूँ। तो मैं यहाँ से इतना वड़ा भी ना, नहीं तो तू डिजर्व करता कि नहीं। मुंबई की और वड़ा पाव ना पसंद, वैसे कैसे हो सकता है? आई लव वड़ा पाव। मुझे सबसे ज़्यादा वैसे पसंद है पानीपुरी। पानीपुरी इज़ लाइक माई फेवरेट। मैं वो डिनाई नहीं कर सकती, मैं रोज़ खा सकती हूँ पानीपुरी। मैं सभी खाती हूँ यार, मुझसे डाइट नहीं होती। आई कैन ईट एनीथिंग। क्या हो रहा है मेरे साथ? ये मुझे बहुत परेशान करता है, बहुत तंग करता है। ये अभी भी मुझे कॉन्शियस कर रहा है। मैं वैसे फंबल ही मार रही, पर ये मेरे साथ होते, मेरे फंबल पे फंबल होते हैं। वड़ा पाव मेरा भी फेवरेट है
पर मुझे गिल्ट बहुत आता है वड़ा पाव खा के। लेकिन अभी आप सबके साथ आ रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा बाइट ले लेता हूँ, क्या इसी बहाने थोड़ा खाने को मिल जाएगा। मुझे तो कढ़ी चावल बहुत पसंद है, मैं रोज़ खा सकता हूँ राजमा चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल, लेकिन कढ़ी चावल मेरे फेवरेट है। आज 2 वड़ा पाव आए हैं तो दोनों वड़ा पाव एक रेशमा जी होंगी, एक सारिका जी होंगी, क्योंकि वड़ा पाव सबका फेवरेट है, पूरी मुंबई की शान है। ऐसे ही ये दोनों देवियाँ हमारी सेट की शान है और हमारी फेवरेट है। बनाना मैं बन जाऊँगा क्योंकि इकलौता मैं ही हूँ जो इस सेट पे, इस प्लेट में एक फ्रूट है तो इकलौता मैं ही हूँ, देव जो इतना प्यारा है। बाकी चटनी हम आज मयूर जी को बनाने देते हैं, वो कभी कभी इधर उधर फैल जाते हैं। तो उपमा इज़ वेरी हेल्दी, तो मैं हनुमंत और अवी का नाम लूँगा। अवी बहुत फिटनेस फ्रीक है और हनुमंत जी भी बहुत फिटनेस फ्रीक हैं। वो बहुत 5-5 हज़ार स्टेप्स उनके फोकस होते हैं, दिन के 15,000 ट्राई करते हैं वो। कभी कभी तो चलते चलते सेट से भी निकल जाते हैं, उनको वापस लाना पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। वैसे इन दिनों भाई जेन जी में ये जो कोरियन चीज़ों को लेकर फितूर है, फिर चाहे वो के ड्रामा हो, उनका म्यूजिक बैंड हो या फिर कोरियन फूड हो, कमाल ही है। और अब ये छट कर लीजिए यादें में देव और वानी तक भी आ गया है। जी हाँ, देव वो जिसको वैसे कुछ याद नहीं है लेकिन YouTube पर देखकर कोरियन खाना जरूर बना रहे हैं। पिता क्या चाहता है, यही ना कि उसके बच्चे खुश रहे। यही सोचकर देव और वानी ने एक छोटी सी कोशिश की है। दिया के लिए देव आज कोरियन फूड बना रहा है, जिसमें उसने वानी की मदद ली है। अब बीते वक्त में देव के साथ क्या क्या हुआ ये देव को नहीं पता है, लेकिन जो लोग देव को जानते हैं उन्हें तो पता है। आज मैं डॉक्टर देव को सिखा रही हूँ कोरियन फूड बनाना, जो कि मुझे भी नहीं आता बट मैं फिर भी सिखा रही हूँ। तो आज हमने बनाई है किमची और नूडल्स बनाए हैं, आप देख सकते हैं। और हमने प्रॉपर किमची बनाई है जो अभी यहाँ नहीं है, लेकिन आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा शॉर्ट में। तो बहुत मेहनत के बाद, बहुत स्ट्रगल के बाद हमने YouTube पे चेक करके प्रॉपर कोरियन फूड बनाया है जिया के लिए। इतनी मेहनत के साथ वानी और देव ने खाना बनाया, लेकिन तभी पता चला कि दिया बाहर खाने जा रही है सृष्टि के साथ। अब ये तो केवल एक हाई पॉइंट था। एक कहानी का सार ये है कि घर की घंटी बजी और जब दरवाजा खोला गया सामने सृष्टि और जिया दोनों ही थे। देव को बहुत खुशी हो रही है। जिया अभी अभी बीमारी से बाहर आई है, ऐसे में अगर सारे मिलकर अच्छा पल गुजारेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। देव बहुत एक्साइटेड है और हमने इतनी मेहनत की है खाना बनाने के लिए। और फिर डॉक्टर देव को कॉल आता है और वो बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या बनाया है, वो वेट कर रहे हैं। और फिर उन्हें पता चलता है कि वो ऑलरेडी डॉक्टर सृष्टि और दिग्विजय के साथ में बाहर डिनर पे जा रही है। तो डॉक्टर देव थोड़े अपसेट हो जाते हैं और मुझे भी बहुत बुरा लगता है उनको देख के, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की और मैंने भी उनकी हेल्प की है उसमें। वैसे वानी का यहाँ पर धन्यवाद कहना चाहिए। वानी को भी कोरियन फूड बनाने आता नहीं है, लेकिन YouTube की मदद से देव और वानी ने कर दिखाया।
और कुछ इसी तरीके से वानी भी देव के करीब आ रही है। डेफिनेटली वानी भी थोड़ी सी क्लोज हो गई है डॉक्टर देव के साथ में। डॉक्टर सृष्टि भी देव के लिए बुरा फील कर रही हैं और थोड़ा हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं। दिग्विजय इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस पर्सन। जिया के मन में भी अच्छी चीज़ें, तो अभी थोड़ा पॉजिटिव है सब कुछ। अभी आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है, बट फिलहाल सब अच्छे डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। अब आगे ये सब अपनी अपनी तरह से आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमें लगता है वानी के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो देव के बहुत करीब आ रही है। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बोलिए, साड़ी पहनकर ये कैन फिल्म फेस्टिवल के लिए तैयार होना चाहती हैं? वेल, कहने वाले कुछ न कुछ तो कहेंगे, बट आप वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं। और रही बात चुगलियों की, तो उसके लिए है ना चुगलखोर आंटी जी। लो भाई, आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए टीवी सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियां लेकर। इस सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की। अब देखिए, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं अरमान और अभीरा कि इनके बीच सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। अभीरा और अरमान का ये नया लुक देखकर आपको लगा होगा कि इनके बीच आपको थोड़ा सा रोमांस देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी तो घर में तगड़ा कलेश होगा। आर्यन और फूफा जी के नाम सब कुछ हो गया है, तो ऐसे में वो घर वालों को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। और जब यहाँ अरमान आर्यन को सबक सिखाने की कोशिश करेगा तो अभीरा उसे रोकेगी, और ऐसे में ये दोनों के बीच लड़ाई होगी। तो ना अपनी जुबान पे ताला लगा लेना, वरना फ्री फंड का ज्ञान देने वालों को ना मैं अपनी जूती की नोक पे रखता हूँ। आर्यन, क्रिश और जमाइसा से माफी मांगो। इसने जो बदतमीजी दिशा के साथ की है, उसकी बेइज्जती की है। अगर इसने अभीरा के साथ की होती ना, तो मैं इसको चौक पे ले जाकर मारता। वायलेंस आखिरी हथियार होता है, मजबूरी होती है और सिर्फ तभी जस्टिफाइड होता है जब सामने वाला भी वायलेंट हो रहा हो, वरना वायलेंस गलत है। अगली चुगली मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीरियल तुमसे तुम तक की। जैसा कि आपको पता ही है कि वो हार चोरी हो गया है जो अनु को आर्यवर्धन की मां ने दिया था, और ऐसे में अनु बहुत परेशान है। अब आने वाले ट्रैक में आप ये देखेंगे कि ये हार किसी और के हाथ नहीं बल्कि उसी इंसान के हाथ लगेगा जो सिद्धि माँ के साथ रहता है। यानी कि ये शख्स अब अनु की जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आने वाला है। सर, आप यहाँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो हार पता नहीं कैसे चोरी। अरे इतना सा हार चोरी हो गया और तुम यहाँ बैठ के रो रही हो? करोड़ों का हार था वो। गायत्री माँ ने मुझ पर कितना भरोसा करके मुझे वो हार दिया था, मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। अब रेयांश अपने पापा अंश के बारे में छानबीन कर रहा है। अब रेयांश को कोई तो बता दे कि उसका बाप वो खुद ही है। पूरी दुनिया को पता है कि रेयांश का बाप कौन है, लेकिन रेयांश को ही नहीं पता है। अब देखिए, ये डबल रोल वाला फंडा ना काम नहीं कर रहा है। टीआरपी चार्ट पर ये साफ साफ नजर आ रहा है। अब मुझे लगता है कि कहानी में रेयांश वाला पार्ट थोड़ा सा कम कर देंगे और अंगद वृंदा की कहानी पर जोर देंगे। वृंदा के कहने पर वृंदा और अंगद वापस शांति निकेतन जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बुरी तरह फंस जाएंगे, क्योंकि मैं तो चली।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल जगधात्री में लीजिए, जगधात्री को मिल गया है एक नया रिश्ता, यानी कि एक भाई। एक्चुअली क्या है ना कि लाइफ में दिल के रिश्ते जो होते हैं ना, कई बार वो खून के रिश्ते से ज्यादा साथ निभाते हैं। जगदात्री और माया के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है ना, वो प्रॉब्लम अब और बढ़ जाएगी, क्योंकि जगदात्री माया के पति को घर जो लेकर आ गई है। अब एक्सीडेंट जो हुआ था उसमें शरद ने गुंजन को बचा लिया, जिसके चलते शरद को खूब चोट लग गई। अब अस्पताल में तो जगदात्री ऐसे छोड़ नहीं सकती थी ना शरद को, इसीलिए वो घर ले आई है। शरद जी जो इसलिए यहाँ पर हैं क्योंकि जगदात्री उन्हें लेके आई है उनकी देखभाल करने के लिए, क्योंकि वो अकेले रहते हैं। गुंजन की जान बचाते बचाते वो भी इंजर हो गए और अकेले अपनी देखभाल नहीं कर सकते, इसीलिए वो यहाँ लेकर आए हैं। बट ऐसा हो रहा है कि हम उन्हें उठते हुए देखते हैं और जब हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या कर रहे थे, तो वो अपना जो दुविधा है वो व्यक्त करते हैं कि उन्हें लगता है कि यहाँ से उन्हें चले जाना चाहिए, क्योंकि वो मुझे किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहते, क्योंकि माया ताई और मेरा रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत स्ट्रेन्ड है। अब घर में किसी को पसंद नहीं आ रहा है कि माया का पति इस घर में रहे, क्योंकि माया और शरद के बीच रिश्ते ठीक नहीं है। अब जगदात्री का कहना है कि शरद जीजू ने उसे बहन बनाया है, तो बहन का फर्ज होता है अपने भाई का ख्याल रखना। अब शिवाय भी इसमें जगदात्री के साथ है, फिर दोनों मिलकर अब शरद को ठीक करेंगे। और हाँ, इस सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा तो ये है कि माया दी को ये बताना कि शरद उनके लिए कभी गलत नहीं थे। जगधात्री को पता है कि क्या सही है इस वक्त के लिए, और इस वक्त के लिए यही सही होगा कि शरद जीजू इसी घर में रहें, क्योंकि शरद जीजू इस फैमिली का पार्ट है, देशमुख फैमिली का भी पार्ट है। और हॉस्पिटल में उन्होंने ये भी बोला था कि जगधात्री उनकी बहन जैसी है। डॉक्टर ने बोला था उनका खास ख्याल रखने के लिए, और शायद यही बात उस जगधात्री के मन में कहीं बैठ गई है और वो अपना कर्तव्य निभा रही है। तो वो यहाँ है शरद जीजू, और उन्हें वो कन्विंस कर लेती है कि आप यहीं पर ही रुकेंगे जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, और जब आप एकदम ठीक हो जाएंगे तब हम नहीं रोकेंगे, तब आप जा सकते हैं। अब माया और शरद एक साथ अगर आ जाएंगे तो गुंजन को पिता का भी प्यार मिलेगा। फिर जगदात्री बस इतना चाहती है। फिर मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जिसका दिल जल रहा हो उसके लिए इतने सारे खत को जलाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात शायद रूहानी समझ रही होगी। अब गुरु को बहुत तकलीफ हो रही है। हालांकि गुरु ने इससे पहले कुछ खत जला दिए थे, लेकिन उसमें से एक टुकड़ा बचा लिया था। इस खत में ऐसी बातें लिखी गई है जानबूझकर, जिसे पढ़कर दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेटर को लेकर के एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो आपने पिछले एपिसोड में देखा भी होगा कि रूहानी को एक लेटर मिला है गुरु की तरफ से,
कि मैं समझ गया हूँ कि तुम इस रिश्ते को क्या नाम देना चाहती हो और इसको छोड़ना चाहती हो, पर अब मैं अपनी तरफ से इस रिश्ते में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये जवाब सुनने के बाद रूहानी बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाती है कि आखिर क्या हुआ है ऐसा। फिर उसके बाद वो गुरु के साथ वापस आती है और ये सब हो रहा है जो आपके सामने है। अब जब रूहानी घर लौट आई है तो गुरु उसे बता रहा है कि देखो तुमने मेरे बारे में क्या क्या लिखा था। अब मामी और नागेश्वर तो डर गए हैं। हालांकि इस बार मामी जी का कोई लेना देना नहीं है। फिर गुरु ने हैंडराइटिंग भी मैच की है। उसे लगता है कि ये हैंडराइटिंग रूहानी के हैंडराइटिंग से मिलती जुलती है। अब अक्सर ऐसा ही होता है, तो जो दिखाया जाता है ना वो इन सबको सच लगता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। रूहानी बोल रही है कि उसने कोई खत नहीं लिखा है, ये राइटिंग मेरी नहीं है गुरु, जिसकी वजह से इनका रिश्ता टूट जाए। अब गुरु तो गुरु है, वो भला मानने को तैयार कहाँ है। जिस वक्त गुरु को वो लेटर मिला था तो बंटी जी ने उसको आग लगा दी थी ताकि सबूत नष्ट हो जाए, लेकिन उस आग को बुझा कर के छोटा सा टुकड़ा जो है वो गुरु ने अपने पास रख लिया था। अब हुआ ये है कि फेस ऑफ करने के लिए रूहानी सामने खड़ी है और गुरु ने बोला है कि अब ये क्या नाटक कर रही हो, जब तुमने मुझे चिट्ठी में ये लिख दिया था कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया है और अब मेरी ज़रूरत नहीं है। तो हम सबकी सांसें अटक गई हैं कि अब तो राइटिंग देख के वो पहचान लेगी। प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी जो तुमने अपने मरीज़ों को लिखी थी, मैंने उससे तुम्हारी राइटिंग मैच करने की कोशिश की है, विच इज़ मोर और लेस उसी राइटिंग की तरह है। तो इसकी वजह से गुरु को वो यकीन नहीं दिला पाती कि वो चिट्ठी उसने नहीं लिखी। ये बात बंटी भी जानता है कि रूहानी ने खत नहीं लिखा है, लेकिन इस वक्त बंटी चुप है। खैर अब जिसने ये गलत काम किया है रूहानी का और गुरु को दूर करने की कोशिश कर रहा है। रूहानी उसका पता लगा कर रहेगी, ये चैलेंज उसने दे दिया है। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारी आंखों में जो ये पर्दा लगा है इसे हटा करती हूँ, तुम्हें सच दिखा कर रहूंगी मैं। तो अब यहाँ पर नागेश्वर जी को बचने की जरूरत है, क्योंकि मामी ने तो इस बार कुछ किया ही नहीं है। फिर मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, घर में जब कलह होती है ना तो जाहिर सी बात है कि परिवार वाले जो है उस पर इसका डायरेक्ट असर पड़ता है, फिर चाहे वो बच्चे हों जो झगड़ रहे हों या फिर बड़े बुजुर्ग। अब लक्ष्मी निवास में राधिका के मम्मी पापा राधिका की शादी को लेकर एक दूसरे से भिड़ रहे हैं और ये देखकर राधिका मायूस हो रही है। बच्चों को लेकर जब माँ पापा के बीच तकरार होने लगे ना तो ये तकरार बच्चों को देखना पसंद नहीं आता है। हालांकि घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन कोई एक बच्चा ऐसा होता है जिसकी खातिर माँ पापा बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और फिर उसी बच्चे को अपने माँ पापा से लगाव भी बहुत होता है। तो यहाँ पर राधिका एक ऐसी ही बच्ची है जो अपने मम्मी पापा के लिए कुछ भी कर सकती है। अब हुआ कुछ यूँ, राधिका के लिए एक रिश्ता आया है। राधिका के पापा ये बात समझ गए हैं कि राधिका अभी शादी नहीं करना चाहती है। मैं अपनी बच्ची को फोर्स नहीं करूंगा और न ही इस घर के किसी सदस्य को फोर्स करने दूंगा। यही बात वो अपनी पत्नी लक्ष्मी को समझा रही हैं, लेकिन लक्ष्मी जब नहीं समझ पा रही है तो बात थोड़ी सी ज्यादा हो गई। और उसके बीच में एक डिस्कशन होता है जिससे मुझे ये क्लियर पता चल जाता है कि इसका अभी शादी करने का मन नहीं है
जबकि मैं ये बात लक्ष्मी को पहले ही बोल चुका था कि उसकी एक बार मर्जी जान लो, उसकी इच्छा है नहीं है वो देख लो। वो अपनी अलग उधेड़-बुन में है, हम अपनी अलग उधेड़-बुन में हैं। एक माँ का दिल चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसकी बड़ी बेटी की, मंझली बेटी की शादी हो जाए। तो ये सारे एक दो और राधिका को अच्छा नहीं लग रहा है कि उसकी मम्मी पापा उसकी वजह से लड़ रहे हैं। ये दिन आ गया आज, मम्मी पापा मेरी वजह से लड़ रहे हैं, तो उसके लिए यही बहुत डिसहार्टनिंग है कि मम्मी पापा लड़ रहे हैं, जो कभी नहीं होता, और उसकी वजह वो है तो उसे और बुरा लग रहा है। सो शी इज़ ऑल हार्ट ब्रोकन, शी हैज़ नो आइडिया कि वो अब करे क्या। मतलब पापा मम्मी जिन्हें उसने हमेशा प्यार में देखा है, आज उसकी वजह से लड़ रहे हैं, सो शी इज़ हार्ट ब्रोकन। वहीं घर में बड़ी बहन का एक अलग ही माहौल चल रहा है। भाभी के गले में नकली चैन आ गई है, इसे देखकर उसे ताना मारना जरूरी है। चौहान परिवार की बेटी नकली गहने पहन रही है। तो अभी तो उस पे और पढ़ते हैं, ये तो शुरुआत है। फिर क्या होता है, उसकी शादी हो पाती है कि नहीं हो पाती है, कि वो उसके गले का जो मंगलसूत्र है वो कौन देख लेता है, फिर उस पर क्या रामायण होती है, ये सारे आगे कहानी के इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हैं जो आपको एक एक करके पता चले तो ज़्यादा मजा। वहीं तीसरी बात ये है कि जहां भूमि को कहा जा रहा है कि तुम एक दिन और रुक जाओ इस घर में, लेकिन भूमि रुक नहीं सकती है क्योंकि वो जानती है कि राज को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अब कहीं न कहीं लक्ष्मी ये बात समझ गई है कि भूमि को उसका पति दबा कर रखता है। अब भूमि ने कभी ये बात सामने आने नहीं दी है, लेकिन इंसान के बर्ताव से सब कुछ समझ आ जाता है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है लक्ष्मी निवास में। है बेटी हो बहू हो, सबकी जिंदगी में एक अलग ही कहानी चल रही है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल जाने अनजाने भैया कहाँ हम सोच रहे हैं कि रीत को ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जो उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा, बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट। लेकिन क्या करेंगे आप विक्रांत की माँ का, क्योंकि वो तो बदला लेने पर उतारू है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी बेटी जो उनको छोड़ के चली गई है, बेटा जिसको पुलिस पकड़ के ले गई है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ रीत। अपने बच्चों के लिए, अच्छे भविष्य के लिए माता रानी से आशीर्वाद ले, उसके दोनों बच्चों को अलग कर देना ये तुम्हारा हक है। मेरी बेटी को तुम दोनों ने मिलकर किडनैप किया। खतरा ही खतरा है रीत के चारों तरफ, लेकिन इस बात से नहीं कि कहीं वो गिर ना जाए या फिर कहीं फिसल ना जाए, बल्कि उसे तो सबसे बड़ा खतरा उसके दुश्मनों से है। अब देखिए, एक तरफ ना रीत पर बुआ जी की आंखें गड़ी रहती हैं, वो तो बस यही सोचती रहती हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि रीत और उसका बच्चा दोनों ही उनके रास्ते से हट जाएं। तो वहीं देखिए सारे परिवार वालों के सामने कैसे कौशल्या देवी ने रीत को धक्का दे दिया। ये तो अच्छा हुआ कि समय रहते राघव ने रीत को बचा लिया, वरना आज कुछ भी हो सकता था। वो कौशल्या जी आती हैं, वो अपना गुस्सा निकाल रही होती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे विक्रांत, कीर्ति, ये सब लोग गलत ही थे, कौशल्या ने भी गलत ही किया। तो वो बस अपना गुस्सा निकालने आए थे, रीत को धक्का देती है। वो तो लकीली राघव पकड़ लेता है रीत को। उससे मैं ब्लेम ही कर रही थी, क्योंकि विक्रांत जेल जा चुका है, कीर्ति पागल खाने में है, तो उनके पास कोई ब्लेम करने को नहीं है, जबकि गलत तो उनके बच्चे खुद ही थे और वो भी गलत थी। अगर उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, बट मेरे साथ गलत होते हुए देखा ज़रूर था, तो वो भी गलत ही होता है। तो इसलिए फूफा जी ने उनको यहाँ से बोला कि आप चाहिए यहाँ से। रीत के साथ यहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन जरा देखिए कौशल्या देवी तो उसे ही सुनाने में लगी हुई है। देखा जाए तो कौशल्या देवी के दोनों बच्चों की वजह से रीत, राघव और उन्नति की जिंदगी में ना जाने क्या क्या नहीं हुआ। कीर्ति और विक्रांत
विक्रांत ने जो कुछ भी किया उसका असर उन्नति पर भी पड़ा। देखिए, इस सभी घर वालों के साथ उन्नति भी यहाँ मंदिर में आई है ताकि अपने होने वाले बच्चे के लिए वो आशीर्वाद ले सके। पंडित जी ने जब उन्नति से पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है, तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। ऐसे में यहाँ जब ध्रुव आया तो उसने उन्नति का हाथ थाम लिया। ध्रुव चाहता है कि वो उन्नति से शादी करे, लेकिन उन्नति अब उसे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। उन्नति's लव लाइफ हैज़ ऑलवेज बिन अराउंड ध्रुव, लेकिन बीच में इतनी उतार चढ़ाव हुए हैं और ध्रुव भी फील करता है, उन्नति भी, अब ध्रुव भी सब कुछ सारी गलतियां करके सीख चुका है, उन्नति भी सारी गलतियां करके सीख चुकी है। बट अब उन्नति इंडिपेंडेंट बनना चाहती है कि वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। तो आई थिंक आई एम फाइंडिंग सेल्फ लव मोर राइट नाउ, बट लेट्स सी कि हमारी शादी होती है या नहीं। वैसे उन्नति क्या फैसला लेगी ये तो आप सभी को पता चल ही जाएगा, लेकिन रीत हम आपसे ये कहेंगे कि आप अपने दुश्मनों से बचकर रहिए, क्योंकि ये वक्त आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।